Okay, so today let's talk about SA 501, that is audit evidence, specific considerations for selected items. ऐसे 500 में भी हमने बात की ऑडिट एविडेंस की, लेकिन 500 और 501 में डिफरेंस क्या है? 500 बात करता है इन जनरल आपको ऑडिट एविडेंस कैसे सिलेक्ट करने हैं, एंड ऐसे 501 वो बात करता है कि फॉर स्पेशल आइटम्स जो कि ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है उसके लिए आपको ऑडिट एविडेंसेस कैसे गैदर करने हैं, राइट? सो जो मेन सिलेक्टेड आइटम्स है, फर्स्ट इज इन्वेंट्री, second is litigations and claims, and third is segment information. इसमें से inventory and second litigation and claim, these 2 points are very important as per your exams, and question on segment information very rarely asked. So let's talk about inventory counting. तो इन्वेंट्री काउंटिंग और उसके लिए एविडेंसेस जो कलेक्ट करने हैं वो ऑडिटर को कैसे करने हैं? सो सबसे पहला तो इन्वेंट्री काउंटिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, राइट? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू काउंट द इन्वेंट्री एट और नियर द बैलेंस शीट डेट. सेकेंड इज़ टू इवेल्युएट एंड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल, एंड थर्ड इज़ टू इवेल्युएट इन्वेंट्री कंडीशन. देखिए, इन्वेंट्री की आप जब भी बात करते हो ना, तो two specific words you have to check: existence and condition of inventory. Existence and condition. Now primary responsibility to check the existence and condition or to inventory counting is the responsibility of management. Then उसके बाद auditor की responsibility आती है. Then what's auditor's responsibility? Auditor's responsibility is to attend inventory counting when done by the management team. जब भी मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंटिंग करता है उस टाइम पे ऑडिटर को प्रेजेंट रहना चाहिए और उसको इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे हो रही है वो ऑब्जर्व करना चाहिए. सेकेंड इज टू ऑब्जर्व एंड इवेल्यूएट द प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट टीम, एंड इफ फाउंड improper, then auditor should also perform procedure to recount the inventory. थर्ड इज़ टू परफॉर्म टेस्ट काउंट. एंड अगर इन्वेंट्री कुछ स्पेसिफिक कंसिड्रेशंस मांगती है, आई मीन कि अगर इन्वेंट्री कोई स्पेशल आइटम्स है, जैसे कि आप गोल्ड का इन्वेंट्री चेक कर रहे हो, जैसे कि आप रियल एस्टेट का इन्वेंट्री चेक कर रहे हो, देन टू आस्क फॉर एक्सपर्ट एडवाइस इफ़ रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस एंड स्टॉक. सो हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए. फर्स्ट इज़ इन्वेंट्री के बारे में आप ऐसे 501 में लिखोगे. 2 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर टू चेक एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. वाई कंडीशन वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट हियर? बिकॉज कि आपने इन्वेंट्री काउंटिंग के टाइम पर आपने उसका एग्जिस्टेंस तो देख लिया कि हाँ भाई इतनी इन्वेंट्री आपके स्टॉक में, आपके स्टोर में पड़ी हुई है. लेकिन जैसे कि अगर आप मेडिसिन का स्टॉक चेक करते हो, देन ऑफकोर्स मेडिसिन की जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन स्टॉक में पड़ी हुई है सो इट इज़ नॉट ट्रेडेबल, उसको आप सेल नहीं कर सकते. तो उसकी कंडीशन चेक करना, मतलब कि जो स्पेसिफिक आइटम्स है उसके बारे में वो चेक करना. जैसे कि आप जो इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हो वो बुक्स प्रोड्यूस करती है, तो वो बुक्स तो है लेकिन उसकी कंडीशन सही है कि नहीं, बुक्स कहीं से फटी हुई तो नहीं है, या फिर कहीं फायर से या ऐसे डैमेज हुई तो नहीं है. तो वो अगर ऐसी है तो दे कैन नॉट सेल इट, राइट? तो उसकी कंडीशन चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन आपको चेक करना है. बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू परफॉर्म इन्वेंट्री काउंटिंग, टू मेंटेन एंड इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल, एंड टू इवेल्युएट इन्वेंट्री कंडीशन. एंड देन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड द इन्वेंट्री काउंटिंग व्हेन डन बाय मैनेजमेंट टीम, टू ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट द प्रोसीजर डन बाय मैनेजमेंट टीम. If not reliable or you found it improper, then you have to recount it. Auditor should perform test count and to ask for expert advice based on the nature of business and based on the stock. So that's all about your first question: what's management's responsibility, what's auditor's responsibility. Now अगर आप प्रैक्टिकली इन्वेंट्री काउंटिंग करते हो तो एक और चीज़ भी देखनी चाहिए कि जो इन्वेंट्री अगर बहुत वैल्यूएबल इन्वेंट्री है तो उसका इंश्योरेंस है या नहीं. ये कहीं पर आपके आंसर में नहीं आएगा क्योंकि मैंने किसी बुक में भी ये नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप करते हो एज एन आर्टिकल, देन यू हैव टू चेक फॉर इंश्योरेंस ऑल्सो.
और दूसरा कि जिस प्लेस पे वो स्टॉक रखा गया है तो उसकी कंडीशन ठीक है कि नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बुक स्टोर का ऑडिट इन्वेंट्री चेक कर रहे हो तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, या तो फिर अगर वो बहुत नीचे के लेवल पे है, रेगुलर ग्राउंड लेवल से नीचे है, तो फ्लड आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो आपकी बुक्स है वो डैमेज्ड हो सकती है ड्यू टू फ्लड। तो वो प्लेस और उसका इंश्योरेंस भी आपको चेक करना चाहिए। नाउ एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू अटेंड इन्वेंट्री काउंटिंग। अगर ऑडिटर इन्वेंट्री काउंटिंग के टाइम पे प्रेजेंट नहीं रह सका तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए भी आंसर आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट इज ऑडिटर कैन नॉट अटेंड इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफॉर्सिन रीज़न। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो ऑफकोर्स अगर आपका जो स्टोर है वो कहीं दूर है या तो रेड जोन में है, देन ऑडिटर कैन नॉट गो, राइट। तो ऐसे टाइम पे ऑडिटर को क्या करना चाहिए। फर्स्टली तो कि अगर पॉसिबल है तो आस्क मैनेजमेंट टू परफॉर्म इन्वेंट्री काउंटिंग एट सम अल्टरनेट डेट। इफ़ अग्रीज देन ओके, आप जो अल्टरनेट डेट सिलेक्ट करते हो उस टाइम पे करो और उस टाइम पे अटेंड करो। इफ़ डज नॉट एग्रीड और आपको कोई और एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, बेस पर आप जजमेंट दे सकते हो। एंड इफ़ अगर वो आपको सही नहीं लग रहा है, रिलायबल नहीं लग रहा है, देन एज एन ऑडिटर यू हैव टू मॉडिफाई योर रिपोर्ट एज पर SA 705। फिर ऑडिटर को चेक करना है कट ऑफ प्रोसीजर क्या है। कट ऑफ प्रोसीजर के बारे में आप ज़्यादातर जानते ही होंगे। जैसे कि 31 मार्च हमारी ईयर एंड डेट है, बैलेंस शीट की डेट है, तो उससे पहले पहले 29 या 30 को आपने सेल कर दिया, आपका सेल इनवॉइस बन गया है, लेकिन आपने गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं किए। सो वो इवन दो यू हैव सोल्ड दोज गुड्स येट दैट गुड्स आर इन योर स्टोर, राइट। ऐसे ही हो सकता है कि आपने परचेज तो कर लिया लेकिन वो गुड्स की अभी तक आपको डिलीवरी नहीं मिली है। सो ये चीज़ें आपको कट ऑफ प्रोसीजर में ध्यान रखनी है और उसका एडजस्टमेंट करना इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस हिसाब से आपको इन्वेंट्री रिकनसाइल करनी होगी। So, as an auditor, you have to ensure about the cutoff procedures performed by management and also try to obtain necessary audit evidence अगर आप personally वहाँ पर present नहीं रह पाते हो तो। Now, what if inventory are under the control of third party? राइट, ये आपका सेकंड पार्ट है। से आपके क्लाइंट का मतलब आप जहाँ का ऑडिट करने जा रहे हो उसका कोई एजेंट है जिसके पास वो गुड्स रहता है, या तो फिर वेयरहाउस में उसका गुड्स है, या तो फिर कस्टम अथॉरिटी के पास उसका गुड है, या तो अगर उसने कोलेट्रल दिया हुआ है तो वो जहाँ पर रखा हुआ है उस पार्टी के पास उसका पोजीशन है। तो ये हो गया कि गुड्स ही नहीं है आपके क्लाइंट के पास, तो आप कैसे उसको काउंटिंग करोगे, कैसे इन्वेंट्री एविडेंसेस कलेक्ट करोगे। तो आपको क्या परफॉर्म करना है, ask for return representation, that's a simple point. Second is auditor should ask for third party confirmation। जैसे कि आपने क्लाइंट के बताया कि उसका जो स्टॉक है वो उसके एजेंट के पास है या तो फिर वेयरहाउस में है, तो वहाँ से भी आपको कंफर्मेशन मंगवाना होगा कि हाँ हमारे पास गुड्स पड़ा हुआ है, गुड्स इतना है और उसकी कंडीशन ये है। तो वो हो गया थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। ऑडिटर को फिर उसके बाद जब गुड्स एक्चुअली आपके क्लाइंट के पास आते हैं, जैसे कि वेयरहाउस में है और इतने टाइम में आ जाएगा आपके क्लाइंट ने बताया, देन ऑडिटर शुड एग्जामिन सब्सिक्वेंट रिसीट ऑफ गुड्स। जब वो गुड्स मिलेगा तब अगर पॉसिबल है तब उसका एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन आप चेक कर लीजिए। और अगर वेयरहाउस में है तो वेयरहाउस की रिसिप्ट भी होगी तो वो भी आप चेक कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इफ़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू अटेंड इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफॉर्सिन रीजन और इफ इन्वेंट्री आर इन कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी। नाउ मूविंग टू सेकेंड स्पेशल आइटम दैट इज़ लिटिगेशन एंड क्लेम। तो इसके बारे में भी दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर। व्हाट द प्रोसीजर शुड ऑडिटर परफॉर्म टू एंश्योर अबाउट लिटिगेशंस एंड क्लेम। तो ऑडिटर को क्या प्रोसीजर करनी है, सबसे पहला तो ऑडिटर शुड इंक्वायर मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। सबसे पहले इंक्वायरी कर लो
अगर मैनेजमेंट कुछ नहीं बताता है, या तो फिर अगर आपको ऑब्जर्वेशन से जानना है कि लिटिगेशंस एंड क्लेम्स चल रहे हैं या नहीं, देन ऑडिटर शुड ऑब्जर्व और रिव्यू मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। तो मिनट्स रिव्यू करने होंगे। सेकंड इज़ कि जो लीगल काउंसिल्स अगर आपके इंडस्ट्री में आते जाते रहता है, आपको पता है कि भैया ये एडवोकेट है या ये लीगल काउंसिल है, तो उसको भी आप पूछ सकते हो कि भैया किस मैटर पे डिस्प्यूट चल रहा है, किस मैटर का लिटिगेशन चल रहा है। थर्ड इज़ कि आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफकोर्स आप चेक करते हो, तो उसमें भी आप एक्सपेंसेस चेक कर सकते हो कि उसमें कोई लीगल एक्सपेंस है या नहीं। अगर लीगल एक्सपेंसेस किए हुए हैं, देन ऑफकोर्स देर आर सम लिटिगेशंस और क्लेम्स, तो वहाँ से आप जान सकते हो। फोर्थ इज़ कि आपको प्रोविज़न बैलेंस, ये आपने एक्सपेंस चेक किया P&L में, और फिर आपको प्रोविज़न फॉर लीगल एक्सपेंस चेक करना है बैलेंस शीट में कि कहीं कोई प्रोविज़न किया हुआ है या नहीं। प्रोविज़न किया हुआ है मतलब कि कोई लिटिगेशन, कोई क्लेम है जिसका कॉस्ट इंडस्ट्री को आपके क्लाइंट को होने वाला है। तो 4 चीज़ें हैं। मिनट्स चेक कर सकते हो। Second is correspondence with the legal counsel. Third is legal expense in profit and loss account. And fourth is provision for legal expense in your balance sheet. Second is what if risk identified while checking litigations and claims for your client. तो communicate with the industry's external legal counsel. मैनेजमेंट नहीं बता रहा है, आपको अभी कोई रिस्क लग रहा है कि बहुत बड़ा कॉस्ट आने वाला है आपके क्लाइंट की इंडस्ट्री को, तो आप लीगल काउंसिल, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जो है उनको पूछ सकते हो। इफ़ प्रोहिबिशन बाय मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट बोलता है कि भैया उसको मत पूछना, तो आप अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। फिर है इवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ दैट क्लेम ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स मॉनेटरी इम्पैक्ट टू द क्लाइंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आएगी, कहीं आपका प्रॉफिट जो है वो आपका कॉस्ट इतना ना बढ़ जाए कि आप प्रॉफिट की जगह लॉस में चले जाओ। और मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन योर क्लाइंट, मतलब आपके क्लाइंट की एक्चुअल कंडीशन क्या है, और अगर ये क्लेम पे करना पड़ा तो उस पे करने के लिए क्या वो कैपेबल है, तो वो उसकी मॉनेटरी कंडीशन भी आपको चेक करनी पड़ेगी। सो इवेल्यूएट इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑन योर क्लाइंट। Third is ask for return representation. If not provided by management, then you have to qualify your report. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉर ऐसे 501। थर्ड स्पेशल आइटम दैट इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी तक इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बहुत रेयर चांसेस है, तो फटाफट से उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज़ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ सेगमेंट। अभी आप जब ऑडिट में आंसर लिखते हो ना, तो आपको सिर्फ एक रेफरेंस देना है कि वो AS किससे कनेक्ट करता है, लेकिन आपको AS का आंसर लिख रहे हो ऐसे नहीं लिखना है। जैसे कि ऑडिट में अगर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी पूछा और आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के हिसाब से लिख कर आओगे कि बिजनेस सेगमेंट होता है, जियोग्राफिकल सेगमेंट होता है, और उसको फिर सेगमेंट इनकम, सेगमेंट एक्सपेंसेस, सेगमेंट नेट इनकम वैसे डिस्क्लोज करना होता है, सो इट विल नॉट वर्क इट, राइट। आपको ऑडिट के टर्म में लिखना होगा। तो ऑडिट के टर्म में आप कैसे लिख सकते हो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, ऐसे 501 मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्लोज business and geographical segments while preparing financial statements in accordance with accounting standards 17। इतना ही आएगा मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में। नाउ व्हाट्स ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू अंडरस्टैंड द एंटिटी and its operation, audit procedures regarding segment information ordinarily consistent of obtaining and understanding of the methods used by management। बेसिक मैंने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, तो ऑडिटर को चेक करना है, अंडरस्टैंड करना है कि मैनेजमेंट ने जिस प्रोसीजर से ऑब्टेन किया हुआ है कि भैया इतने सेगमेंट्स हैं और उस हिसाब से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो वो मैथड सही है कि नहीं। सो ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग and determining segment information and performing analytical procedures and other audit tests appropriate in the circumstances। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आप जिस पे आपको फोकस करना है। ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन,
and performing analytical procedures and other audit tests. ओके तो ये होगी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ऑडिटर को इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो कि ही शुड एंश्योर द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। SA 501 में सेगमेंट इंफॉर्मेशन वर्ड यूज़ हुआ है, AS 17 में सेगमेंट रिपोर्टिंग वर्ड यूज़ हुआ है। तो यहीं पर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, मैनेजमेंट जिस मेथड से उसको बाइफरकेट कर रहा है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, रिलायबल लगता है तो ओके, नहीं तो क्वालिफाई योर रिपोर्ट। और ऑडिटर को अदर ऑडिट टेस्ट करने होंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे और उस हिसाब से उसको ऑडिटर्स ओपिनियन देना है। सो दैट्स ऑल अबाउट SA 501 इन्वेंट्री, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। फटाफट से आप आपके माइंड में खुद से रिवाइज कर लीजिए और देखिए माइंड में रिपीट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक वर्ड्स, और उसको आपको आंसर में इंक्लूड करना ही करना है।